वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूँ, आप अपने घर पे अपनी कॉपी में ज़रूर ट्राई करना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। तो मैं सैम्पल प्रॉब्लम 1 समझाने जा रहा हूँ, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन फॉर 50 आवर, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम। एक रेडियो 60 वॉट पावर है जिसकी, और 50 आवर के लिए रन होता है, यानी कि चलता है। एक रेडियो 60 वॉट का रेडियो 50 घंटे के लिए चलता है। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, उसने इस दौरान कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर ली। तो हमारे पास गिवन में क्या क्या दे रखा है। गिवन हमें रेडियो की पावर दे रखी है 60 वॉट, और रेडियो का टाइम दे रखा है 50 आवर, और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है। पावर दी हुई है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, गिवन्स लिख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन्स लिख लेना है। गिवन में हमें पावर दे रखी है रेडियो की 60 वॉट, और गिवन में ही हमें रेडियो का टाइम टी दे रखा है, कितनी देर के लिए चलता है वो, 50 आवर के लिए। ठीक है, और हमें निकालनी है ई। तो ई बराबर एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। पावर कितनी दे रखी है 60, और टाइम कितना दे रखा है 50, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 3000 वॉट आवर। 3000 वॉट आवर क्या आ जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। पर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल पावर होती है वो किलोवाट आवर होती है, किलोवाट आवर होती है, ना कि वॉट आवर। ठीक है, तो ये वॉट आवर पावर में हमें नहीं रखना, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है हमारी 3000 वॉट आवर, इसे हम किलोवाट आवर में कैसे चेंज करेंगे। सबसे आसान तरीका है, 3000 में हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड करा देंगे 3000 को, जो आई है हमारी वैल्यू, और वॉट आवर को ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1000 है ऊपर वाला, इसे हम क्या लिख लेंगे, के लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू भी 1000 ही होती है, और इसे ऐसे लिख लेंगे, और नीचे वाले 1000 को भी ऐसे लिखा छोड़ देंगे, और इस वाले 1000 को हम बना देंगे के। तो हो गया ये KWH में, किलोवाट आवर में हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। और ऊपर नीचे ये कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे। हमारी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, 3 किलोवाट आवर। 3 किलोवाट आवर क्या आ गई हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। तो किलोवाट आवर में चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, और ऊपर वाले 1000 को किलो लिख देंगे, और नीचे वाले को कर लेंगे सोल्व। ठीक है, और हमारी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी किलोवाट आवर। ठीक है, जिसे हम एक यूनिट भी बोलते हैं। अब हमारा जो रेडियो है, रेडियो ने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली है, रेडियो ने एनर्जी ले ली है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली है, 3 किलोवाट आवर। ठीक है, 3 किलोवाट आवर मतलब 3 यूनिट एनर्जी उसने क्या कर ली है, यूज़ कर ली है। इसे यूनिट भी बोलते हैं ना, इसीलिए उसने 3 यूनिट एनर्जी यूज़ कर ली है, इस चीज़ को यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसने 3 यूनिट या 3 किलोवाट एनर्जी रेडियो ने यूज़ कर ली है। अब गिवन दिया होता है क्वेश्चन में कि एक यूनिट या 1 किलोवाट आवर के
हम 4 रुपीज़ लेंगे, ठीक है। जैसे किसी के यहाँ पे यूनिट 5 रुपये यूनिट लाइट है, किसी के यहाँ पे 10 रुपये यूनिट है, किसी के यहाँ पे 2.5 रुपीज़ यूनिट है। ऐसे मैंने मान लिया है कि एक यूनिट 4 रुपये की है, एक यूनिट 4 रुपये की है। 4 रुपये यूनिट क्या है, लाइट है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो हमारे इस रेडियो ने 3 यूनिट ले ली, तो 3 यूनिट के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 3 इज इक्वल्स टू 3 यूनिट इज इक्वल्स टू, ये यूनिट है, 3 यूनिट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 रुपीज़। कितना यूनिट पे करना पड़ेगा, 12 रुपीज़। तो ये जो रेडियो हमने 50 आवर यूज़ करा है 4 रुपये यूनिट के हिसाब से, उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, 12 रुपीज़। तो सीधा सीधा बिल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में, और उस एनर्जी को, एनर्जी कितनी भी आए, उस एनर्जी को सीधी सीधी पैसे या रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यूनिट में रुपए दिए होंगे, जितने रुपए यूनिट चल रही होगी, उस यूनिट के रुपयों से हम सीधा सीधा किलोवाट आवर एनर्जी की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास बिल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे सैम्पल प्रॉब्लम 1 मैंने समझा दिया है, सही बच्चे से ट्राई करना। आगे सैम्पल प्रॉब्लम 2 भी इसी तरीके से होगा, बस यहाँ पे 10 मिनट को आपको आवर में चेंज कर लेना, 60 से डिवाइड करा के फिर सॉल्व करना। ऐसी सैम्पल प्रॉब्लम 3 है, उसे भी सॉल्व करना आप। सैम्पल प्रॉब्लम 3 में भी यही लॉजिक है, 30 मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट कर लेना है, आवर में चेंज कर लेना है, फिर इसे सॉल्व करना, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य ही कराऊंगा। तो आगे चलते हैं। आगे हेडिंग है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, इसकी कॉस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, यानी कि बिल कैसे निकाल लें। बाय सेइंग दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 3 रुपी, वी मीन दैट 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट 3 रुपी। तो वो अगर कहेगा ना कि 1 यूनिट 3 रुपये की है, तो उसका मतलब ये है 1 किलोवाट आवर के हमें कितने देने पड़ेंगे, 3 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी महीने में यूज़ करी है किलोवाट आवर यूनिट में निकालेंगे, और उसे सीधा सीधा गिवन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कंप्लीट बिल निकल के आ जाएगा। जैसे कि इस सैम्पल प्रॉब्लम 1 को मैं समझा देता हूँ, इसमें कैसे बिल निकालना है। उसने बोला है a refrigerator having a power rating of 350 watt operated for 10 आवर। तो रेफ्रिजरेटर की पावर है 350 वाट, 10 आवर के लिए, एक दिन में चलता है, एक दिन में 10 घंटे के लिए चलता है 350 वाट का फ्रिज। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ 30 days। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी 3.40 पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर के कितने लेगा वो, 3.40 रुपीज़ लेगा, ठीक है। तो अब मैं ये देख लेता हूँ इस फ्रिज ने पूरे महीने भर में कितने किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करी, महीने भर में इस फ्रिज ने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी। तो मेरे को पावर दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पावर की मल्टीप्लाई टाइम में कर दूँगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर दे रखी है 350 वाट और टाइम दे रखा है 10 आवर के लिए चलता है, एक दिन में 10 आवर के लिए चलता है, तो एक दिन की पावर आ जाएगी ये। तो एक दिन की पावर और या फिर एक दिन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। एक दिन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ गई, 3500 वाट आवर, ठीक है, इतनी आ गई एक दिन की। 30 डेज़ के लिए निकालने के लिए मुझे 30 डेज़ की पावर, 30 डेज़ में कितनी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर लेगा ये, इस नंबर को 30 से मल्टीप्लाई कराना होगा 3500 से, ठीक है। तो 30 डेज की आ जाएगी मेरी, 30 डेज की मल्टीप्लाई करके आ जाएगी मेरी, मैं साइड में लिख देता हूँ दोबारा से। तो 30 डेज की आएगी 30 इंटू 3500 वॉट आवर एनर्जी। तो इतने वॉट आवर क्या आ गई, 30 डेज की एनर्जी आ गई, ठीक है। और इसे किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड, और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो उसका मैं क्या बना दूंगा, के बना दूंगा। जो 1000 से मल्टीप्लाई करा था उसका क्या बना दूंगा मैं, के, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसे मैं किस में चेंज कर दूंगा, किलोवाट आवर में। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी किस में आ गई, किलोवाट आवर में आ गई, ठीक है। कितने किलोवाट आवर बैठी, 105 किलोवाट आवर बैठी, 105 किलोवाट आवर। उसने बोला है 1 किलोवाट आवर के मैं लूँगा तुमसे 3.40 रुपीज़। तो हमने कितनी किलोवाट आवर यूज़ करी है, 105। तो 105 के कितने देने पड़ेंगे हमें, 105 इंटू 3.40 रुपीज़, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा बिल क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। तो सभी इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हो आप, 105 आई है एनर्जी, और 105 को सिर्फ और सिर्फ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास क्या आ जाएंगे, बिल निकल के आ जाएगा या फिर अमाउंट निकल के आ जाएगा जो हमें पे करना है इतनी एनर्जी कंज्यूम करने के बाद। तो सैम्पल प्रॉब्लम 2 भी कुछ इस तरीके से ही है। आप क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे किलोवाट आवर में, फिर 4.60 से उसकी मल्टीप्लाई करा के बिल निकाल लेंगे। सैम्पल प्रॉब्लम 2 भी सॉल्व करना आप, और सैम्पल प्रॉब्लम 3 भी आप सॉल्व करना। आगे अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आपको पता है जब भी करंट फ्लो होता है और रेजिस्टेंस के कारण जो करंट रुक जाता है, रेजिस्टेंस होने के कारण सर्किट में कुछ करंट रुक जाता है, तो वो करंट ना हीट फॉर्म में रिड्यूस होना, रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वही करंट जो रेजिस्टेंस ने करंट रोक दिया, वही करंट हीटिंग फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट उसे ही कहा जाता है। बाकी मैं एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी हाई रेजिस्टेंस वायर में से करंट निकल के पास होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करंट रेजिस्टेंस होने के कारण रुक जाता है, ठीक है। और वहीं पे क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, हीट। उसे ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। और इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम वेरियस पर्पसेज में यूज़ करते हैं, जैसे कि हीटर, गीज़र वगैरह में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और हीट निकालने का आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल हीट या हीटिंग इफेक्ट, हीट निकालने के लिए आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, H = I²RT। आई यहाँ पे करंट है, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, टी यहाँ पे टाइम है, और हीट एनर्जी होती है तो एनर्जी की ऐसा यूनिट है जूल, ठीक है। हीट के लिए कुछ नहीं करना, बस इतना सा छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेना आप, I²RT, और जहाँ पे भी हीट निकालने की बात होगी इस फॉर्मूले को लगा के हीट निकाल देना। बाकी पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I² के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I² के। अगर मैं I को ट्वाइस कर दूँ तो हीट क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। अगर मैं I को डबल कर देता हूँ, करंट को मैं डबल कर देता हूँ ना, तो मुझे हीट 4 गुना मिलती है। इस तरीके से अगर मैं I को 3 टाइम कर देता हूँ, 3 गुना कर देता हूँ, तो मुझे हीट 9 टाइम या 9 गुना मिलती है, ठीक है। क्योंकि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर में उतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, और जितनी देर तक
करंट पास होगा या जितनी देर तक सर्किट ऑन रहेगा उतनी ज़्यादा हमें क्या होगी, हीट मिलेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे चलते हैं। हीट के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। और बाकी निक्रोम वायर पता है आपको, हीटर में निक्रोम वायर यूज़ होता है और बल्ब में टंगस्टन वायर यूज़ होता है। ठीक है, याद रखना है। सैम्पल प्रॉब्लम 1 अटेम्प्ट करना, हीट निकालनी है। ठीक है, हीट निकालनी है। सेकंड पार्ट में H = I² RT करके निकाल देना है। ठीक है ना। ऐसी सैम्पल प्रॉब्लम 2 अटेम्प्ट करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और टाइम यहाँ पे एनर्जी के केस में हमेशा आवर में लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं समझता हूँ कि टाइम को चेंज करना आप सभी जानते होंगे, मिनट से आवर में कैसे चेंज करते हैं या फिर आवर से मिनट में। अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, मैं वो भी बता दूंगा टाइम कैसे चेंज करते हैं। इसी प्रकार से सैम्पल प्रॉब्लम 3 भी आपको सॉल्व करके देखना है अपनी कॉपी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT बुक क्वेश्चन है। अगर आप पे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होंगे तो बता देना, मैं इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो हीटिंग इफेक्ट है, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस। क्या होता है, यूजेस, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पहला यूज़ है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस such as electric iron, electric kettle, electric toaster, electrical oven, रूम हीटर, वाटर हीटर, गीज़र। ठीक है, यहाँ पे इन सभी चीज़ों में क्या यूज़ होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ होता है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ये सभी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है। सेकंड यूज़ है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, जो कि हमें लाइट प्रोड्यूस करता है या फिर लाइट हमें देता है। ठीक है, जब भी इसमें ये एक बल्ब दे रखा है, जब भी इसमें ही करंट आएगा तो इसका वायर क्या हो जाता है, ये टंगस्टन वायर हीट करना शुरू कर देता है और वही हीट किस में, लाइट फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाती है और हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन मेटल को यूज़ करते हैं हम बल्ब का बीच वाला तार या फिर ये फिलामेंट बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये जल्दी से गलता या फिर सड़ता नहीं है और बल्ब हमारा अच्छी खासी लाइफ या अच्छे खासे दिन तक चल जाता है। The electric bulb is filled with chemically unreactive gas like argon, nitrogen। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम आर्गन या फिर नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो तार होता है वो जल ना जाए, वो ताकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जल ना जाए। कोई भी चीज़ जब ही जलेगी जब ऑक्सीजन मौजूद होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगी, वरना कोई चीज़ जल ही नहीं सकती। इसीलिए हम बल्ब में क्या भर देते हैं, आर्गन या फिर नाइट्रोजन, ताकि उसमें ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ना आ पाए और वो तार बर्न आउट ना हो जाए हमें। ठीक है, इस वजह से बल्ब को चलाने के लिए ज़्यादा दिन तक हम उसमें भरते हैं आर्गन और नाइट्रोजन। अगर हम इन दोनों गैसेस को नहीं भरेंगे बल्ब में तो बल्ब जलाते ही हीटिंग इफेक्ट के कारण बहुत जलना शुरू हो जाएगा। थर्ड यूज़ है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिकल फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये साइड में देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है, इसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है। इसका काम क्या होता है, जब भी एक्सिस में वोल्टेज आ जाए, जब भी हाई अमाउंट ऑफ करंट पीछे से आ जाता है, हाई लोड आ जाता है घर में, तो ये फ्यूज़ क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। इसका ये जो बीच में तार देख होता है ना, ये टूट जाता है और पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे सेफली बच जाते हैं हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट में भी। ये इसका काम होता है। और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम कैसे करता है, जब भी इसमें हाई वोल्टेज आएगा तो ये
वायर जो है इसके अंदर ये जल के मेल्ट होके पिघल के टूट जाएगा और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस क्या रह जाएंगे, सेफ बचे रह जाएंगे। तो ये फिनोमिना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है।